हेलो गाइस, वेलकम एंथ्रो पाठशाला। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 5.1 का पार्ट 2, इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम। कल के लेक्चर में हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज़। आज हम देखेंगे इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सोशल सिस्टम होता क्या है या सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम पढ़ेंगे। तो सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम सिस्टम से क्या इम्प्लीकेशन है हमारा। सिस्टम से क्या इम्प्लीकेशन है हमारा कि सिस्टम जो है एक अरेंजमेंट हो। अरेंजमेंट कैसे? ऑर्डरली वे में। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेंस में। सिस्टम जो है एक इम्प्लीकेशन है किस चीज़ का, कि अरेंजमेंट हो ऑर्डरली वे में, और हर पार्ट जो है, एवरी पार्ट सिस्टम का, उसमें इंटर रिलेशनशिप हो। इंटर रिलेशनशिप हो और हर पार्ट की एक फिक्स्ड प्लेस हो। ये तीन कंडीशन है कि पहले तो इंटर रिलेशनशिप हो और फिक्स्ड प्लेस हो, और तीसरा हर पार्ट का एक डेफिनेट रोल हो। तो हमने क्या देखा कि सिस्टम क्या है, एक अरेंजमेंट है ऑर्डरली वे में, और उसके हर पार्ट का एक फिक्स्ड प्लेस है और इंटर रिलेशनशिप है और डेफिनेट रोल है। और ये जो पार्ट हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट ना करें, बल्कि बाउंड हो। कैसे? कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहना चाहिए। हर पार्ट का कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहना चाहिए। और जब ये सिस्टम हम सोशल सिस्टम में अप्लाई कर देंगे, जब हम ये सिस्टम सोशल सिस्टम में अप्लाई करेंगे, तो हमें सोशल सिस्टम की इनसाइट का पता चलेगा। तो हमने अभी तक क्या देखा कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम एक अरेंजमेंट होती है ऑर्डरली वे में, जिसके हर पार्ट की एक फिक्स्ड प्लेस होती है, इंटर रिलेशनशिप होता है और डेफिनेट रोल होता है। और हर पार्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट ना करे, बल्कि कांस्टेंट इंटरेक्शन उसमें होता रहे। और हर सिस्टम का एक सोशल सिस्टम में अप्लाई करो और उस सोशल सिस्टम की इनसाइट्स के बारे में जानो। तो अब हम शुरू करते हैं इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम को पढ़ने के बाद। तो हम शुरू करते हैं इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम। तो हर क्वेश्चन के हर यूनिट नंबर 5 के जो क्वेश्चन होगा, उसमें आप इंट्रो प्रिपेयर तैयार रखें पहले से। कुछ क्वेश्चंस के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन जो आप हर जगह यूज़ कर सकें। जैसे कल हमने एक इंट्रो देखा था कि इंडिया जो है नेशन ऑफ विलेजेस है, 6 लाख विलेजेस हैं, और 70% जो पॉपुलेशन है उसकी इन 6 लाख विलेजेस में रहती है, ऐसा सेंसस 2011 ने बोला था। तो आप जब भी अगर इंडियन विलेजेस का क्वेश्चन आए तो आप इसको कॉमन इंट्रो की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर जो सोशल सिस्टम है जो इंडियन विलेजेस का, वो 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहला कि फैमिली और किनशिप। हमने कुछ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जिसमें हमने फैमिली देखी थी, किनशिप देखी थी, मैरिज रूल देखा था, कास्ट सिस्टम देखा था और क्लास स्ट्रक्चर देखा था। आपको शायद याद होगा, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ पुराना वाला लेक्चर देखिए। तो 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है मेजरली। पहला फैमिली और किनशिप, दूसरा कास्ट सिस्टम, और तीसरा क्लास स्ट्रक्चर। हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे इंडियन विलेज के लेवल पर। तो जो फैमिलीज हैं वो सोशल लाइफ में एम्फसाइज करती हैं कलेक्टिविटी पे, कलेक्टिविज्म में, और इंडिविजुअलिज्म की जो फीलिंग है और पर्सनल फ्रीडम है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। जैसा कि आपको मालूम है, जॉइंट फैमिली में इंडिविजुअलिज्म तो है ही नहीं, है भी तो बहुत ही माइनर लेवल का है, और पर्सनल फ्रीडम है नहीं। कलेक्टिविज्म पे ज़्यादा फोकस रहता है जॉइंट फैमिलीज़ में, और ट्रेडिशनल विलेजेस की जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है।
फिर जो जॉइंट फैमिली जो है वो एक आइडियल की तरह है और प्रिवेलेंट है न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा। विलेज सिस्टम में आपको जॉइंट फैमिली ज़्यादा मिलेंगी और न्यूक्लियर फैमिलीज कम मिलेंगी, क्योंकि कलेक्टिविज्म की बात हो रही है और एक कल्चरल आइडियल के तौर पे इसको देखा जाता है। और स्ट्रॉन्ग किनशिप भी है। स्ट्रॉन्ग किनशिप की वजह से मैरिज रेगुलेशन जो है, जो हमने कल देखे थे, गोत्रा एक्सोगेमी और कास्ट एंडोगेमी, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर ये हम स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें विलेज लेवल पे, तो ये मानना है कि जो विलेज सिस्टम है ये डिसरप्ट हो जाएगा, डिक्लाइन पर चला जाएगा। इरावती कार्वे 1965, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ इंडियन विलेजेस में विलेज एंड गोत्रा एक्सोगेमी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि आपको अपनी विलेज के बाहर ही शादी करनी होगी। एक विलेज का इंसान अपने ही विलेज के इंसान से शादी नहीं कर सकता और अपने ही गोत्र का इंसान अपने ही गोत्र के इंसान से शादी नहीं कर सकता। एक्सोगेमी आपको बाहरी शादी करनी पड़ेगी। और वहीं साउथ इंडिया में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्रॉस कजिन मैरिज हाईली प्रेफर्ड है, हाईली प्रेवलेंट है। क्रॉस कजिन मैरिज कैसे? कि एक ही फैमिली के दो लोग लेकिन कजिन होनी चाहिए। और नॉर्थ इंडिया में ये एक्सोगेमी है, मतलब एंडोगेमी वाले रूल्स में और एक्सोगेमी वाले रूल्स में कि आपको बाहरी शादी करनी है, लेकिन साउथ इंडिया में आप अंदर शादी कर सकते हैं। तो ये हमने फैमिली और किनशिप सिस्टम देखा कि फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इंडिविजुअलिज्म है नहीं, पर्सनल फ्रीडम है नहीं, कलेक्टिविज्म की ज़्यादा बात है। जॉइंट फैमिली को कल्चरल आइडियल की तरह देखा जाता है और न्यूक्लियर फैमिली प्रेवलेंट नहीं है। और स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड्स की वजह से मैरिज रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में गोत्रा एक्सोगेमी और विलेज एक्सोगेमी है और साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन मैरिज है। फिर हम देखते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता है, हायरार्की की एक हायरार्की क्रिएट करता है कास्ट सिस्टम कि ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, फिर वैश्य रहेंगे और फिर शूद्र रहेंगे। तो ये हायरार्की बनाता है कास्ट सिस्टम। और हर ग्रुप के खुद के रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसके रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्षत्रिय जो है वो वैश्य के साथ कैसे डील करेगा, उसके रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो कास्ट सिस्टम है ये सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियन विलेज को कंट्रोल करता है या डिक्टेट करता है। इसका सबसे ज़्यादा विजिबल जो एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम का वो है डोमिनेंट कास्ट और जजमानी सिस्टम। हमने कल देखा था डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल क्या थे, यूपी में यादवा और हरियाणा में जाट्स। और जजमानी सिस्टम वो अभी हम देखेंगे डील करके, योगेंद्र सिंह साहब हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, हम आगे देखेंगे। फिर प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, जैसे हमने कल देखा था कि उन्होंने रामपुरा विलेज में एक स्टडी करी 1959 में। उसके बेसिस पे उन्होंने एक डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि कास्ट को हम डोमिनेंट कास्ट कैसे बोल सकते हैं। हमने कल देखा था ना वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और न्यूमेरिकल, ये वही कंडीशन है कि उनके पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोकली अवेलेबल अरेबल लैंड हो, मतलब ये इकोनॉमिक पावर है। फिर उनके पास नंबर्स हो, ये न्यूमेरिकल पावर है। और लोकल हायरार्की में हाई प्लेस ऑक्यूपाई करते हों, ज़्यादा ही डाउनग्रेड पोजीशन ना हो उनकी, तो वो कास्ट डोमिनेंट कास्ट कहला सकती है। और डोमिनेंट कास्ट जो है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमिक डायनामिक्स को और पॉलिटिकल डायनामिक्स को। और देखा गया है कि वो रेफरेंस मॉडल की तरह देखी जाती है लोअर कास्ट के थ्रू फॉर संस्कृताइजेशन, कि अगर कोई एरिया में कोई डोमिनेंट कास्ट है तो लोअर कास्ट जो है उसको एज अ रेफरेंस के थ्रू देखेगी और उसकी तरह एम्यूलेट करने की कोशिश करेगी, बिहेव करने की कोशिश करेगी, उसके कस्टम्स को, उसके रिचुअल्स को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। ऐसा देखा गया है। अब योगेंद्र सिंह साहब ने जजमानी सिस्टम को डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि जजमानी सिस्टम जो है वो एक अरेंजमेंट की तरह है जो कि रेसिप्रोसिटी पर बेस्ड है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप पे।
रेसिप्रोसिटी का मतलब मैंने अगर आपके लिए कुछ किया तो आपने मतलब आपने कुछ बदले में कुछ किया। अगर मैं किसी को मान लो शादी में कोई गिफ्ट देता हूँ, फिर मेरी जब शादी होगी तो वो मुझे वो रिटर्न गिफ्ट वापस देगा या नहीं देगा, ये रेसिप्रोसिटी कहलाती है। और रेसिप्रोसिटी भी 3 टाइप की होती है, पहली जनरलाइज्ड, दूसरी बैलेंस्ड और तीसरी नेगेटिव। ये हम मैरिज वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम उसमें ये 3 चीज़ें देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जजमान जो हैं, जजमान कौन थे, वो हायर कास्ट थी, लैंड ओनिंग कास्ट थी। और कमीन कौन होते थे, आर्टिसंस होते थे और लैंडलेस कास्ट होती थी। तो जजमान क्या करता था कि जजमान जो था हायर कास्ट, वो कमीन्स को फूड प्रोवाइड करता था और गिफ्ट्स प्रोवाइड करता था। उसके बदले में कमीन जो था वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता था जजमान को। तो ये जो सिस्टम था ये रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस्ड था कि मैं तुम्हें खाना और गिफ्ट दूंगा और तुम बदले में मेरे लिए काम करोगे। ये था हमारा जजमानी सिस्टम। फिर तीसरा जो सिस्टम है वो है क्लास स्ट्रक्चर का, अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर का। कॉलोनियल टाइम्स में या कॉलोनियल रूल की वजह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रक्चर इंडियन विलेजेस में राइज हुआ। डेनियल थॉर्नर साहब के हिसाब से 3 क्लासेस हैं जो प्रेवलेंट हैं इंडियन विलेजेस में। पहली जो क्लास है वो है प्रोपराइटर्स की, जिनको मालिक के नाम से जाना जाता है, माई बाप। ये अपर कास्ट होती है, लैंड ओनर्स। और इनकी फील्ड्स पे जो पीजेंट्स होते हैं और जो लेबर होते हैं वो काम करते हैं। और ये जनरली बिलोंग करते हैं डोमिनेंट कास्ट को। जो मालिक्स होते हैं ये डोमिनेंट कास्ट से जनरली बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट होती हैं। और लेबर और जो पीजेंट होते हैं इनके खेतों में काम करते हैं। फिर दूसरी जो क्लास है वो है वर्किंग पीजेंट, जो किसान हैं। किसान जो हैं कभी कभार स्मॉल साइज लैंड ओनर्स होते हैं, या तो नहीं तो टेनेंट होते हैं, जो बड़े किसानों के खेत में एज अ टेनेंट काम करते हैं। और ये मिडिल लेवल कल्टीवेटर्स या आर्टिसन कास्ट से होते हैं। फिर हमने तीसरा देखा कि लेबरर, मजदूर, जिनके पास खुद के खेत नहीं होते और लैंडलेस होते हैं और प्राइमरीली वो काम करते हैं दूसरों की खेत में और उससे अपनी अर्निंग कमाते हैं। और ये जनरली लैंडलेस कास्ट या शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से, प्रोपराइटर्स, वर्किंग पीजेंट और लेबरर्स, ये तीनों का जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो 3 इंस्टीट्यूशन कौन से, क्लास स्ट्रक्चर और दूसरा कास्ट सिस्टम और तीसरा फैमिली और किनशिप। ये जो तीनों सिस्टम हैं, ये तीनों सिस्टम इम्पैक्ट हुए हैं किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। बट अभी भी इंडियन विलेज सिस्टम में ये प्रेवलेंट हैं। तो ये तो एक कंक्लूजन हो गया। ये दूसरा कंक्लूजन मैंने बुक में से देख के लिखा था कि ये जो विलेज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को माइक्रोम में। ऐसा होबल साहब ने 1971 में कहा था। एंड द परसीव्ड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ विलेजेस, ऐसा दास गुप्ता जी ने 1978 में कहा था। दिस स्ट्रेंथन द केस फॉर विलेज स्टडीज। इन 3 स्ट्रक्चर्स की वजह से, इन 3 इंस्टीट्यूशंस की वजह से और मॉडर्नाइजेशन के फोर्सेस के इम्पैक्ट की वजह से, इसकी वजह से जो विलेज स्टडीज़ जो थी उसको स्ट्रेंथन करने का काम मिला, या विलेज स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हुई। ये मेन रीज़न है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने देखा इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम, और हम पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज इन स्टडी इन इंडिया देख चुके हैं। तो अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 में ट्रेडिशनल और चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट रिलेशन देखेंगे। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है यूपीएससी विद मी, जिसमें हम जीएस के पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 को कवर कर रहे हैं। और अभी उसमें इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप इस चैनल और उस चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट मिल चुके हैं। और हम डेली एक वीडियो अपलोड कर देंगे एंथ्रो में,
और जीएस दोनों में। और हमारा टारगेट है जनवरी तक हम चारों जीएस को और दोनों ऑप्शनल के एंथ्रो पेपर 1 और एंथ्रो पेपर 2 दोनों को कवर कर देंगे। जहाँ तक हमें लगता है जनवरी तक हम पूरा कर देंगे। उसके बाद हम प्रीलिम्स की सीरीज निकालेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद एंथ्रोशाला एंड यूपीएससी विद मी बोथ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइज।